भी पीएम मोदी जो है जिक्र करते हुए नजर आए। लगातार हमारे साथ एक पैनल इस पर मौजूद है। मीनल पाठक भी हैं, विवेक कुमार जी भी हैं, हमारे कई रिपोर्टर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनल का रुख करना चाहूंगी मैं। मीनल जी, इस बजट को आप किस तौर पर देखती हैं? युवाओं को लेकर, महिलाओं को ज्ञान, यानी कि साफ तौर पर गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इसको देखकर इस पर जोर देने की कोशिश की गई है। किसानों को लेकर हालांकि बहुत उम्मीद लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें 6,000 रुपए मिलते थे, उसमें क्या पता 8,000 मिलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 25,000 करोड़ का बजट भी किसानों का पिछले साल से लेकर इस बार में अगर देखा जाए तो वो बड़ा है। वेरी पॉजिटिव बजट, और जिस तरह के चेंजेस बहुत सारे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो वाले चेंजेस लेकर आज गए हैं इसमें। बट वन थिंग विच नीड्स टू बी सीन इज कि जिस तरह से जॉब क्रिएशन पे और जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे से सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करने की बात की गई है, दिस इज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। बिकॉज अभी तक हम हर नजरिए में हर जगह गवर्नमेंट को बिठा देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करे या गवर्नमेंट ये हमारे लिए करे। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें पीपल विल बी पुश देमसेल्फ कि वो अपने आप से भी ये काम कर सकते हैं। आई थिंक जब हमारे देश के युवा इस तरह से जागरूक होंगे, देन देयर विल बी नो लुकिंग बैक। इनफैक्ट ये एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अमेजिंग जरिया बन सकता है। लेकिन अब देखा ये जाना है कि ये इसका एग्जीक्यूशन कितनी इफेक्टिव ढंग से होता है। बिकॉज ये तो अभी बताया गया है, बट ऑन ग्राउंड इन पॉलिसीज को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। सौरभ राय जी भी हमारे साथ हैं, सीईओ है अरस टेक्नोलॉजी के। सौरभ जी, इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीद थी और खासकर अभी प्रधानमंत्री को आपने सुना होकर एमएसएमई सेक्टर में जो मध्यम वर्ग है उनके हाथ में चीजें हैं, उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये क्षेत्र और विकसित होगा। तो इंडस्ट्री को लेकर आपको क्या लगा? बजट में क्या रहा आपके लिए? जैसा प्री बजट डिस्कशंस में सवेरे और कल मैंने कहा था, हमें पूरी उम्मीद थी कि एमएसएमई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी और जिसको मैं कहता हूँ विकास का विस्तार, ये चारों चीजों में हमने उम्मीद की थी कि सरकार कुछ करेगी। अगर आप गौर से देखें तो एमएसएमई सेक्टर को बेटर एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, लोन बेटर किए गए हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, एमएसएमई सेक्टर को और भी राहतें दी गई हैं। एग्रीकल्चर में, किसानों में नए कॉरिडोर डेवलपमेंट, हर जगह एमएसएमई को बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा अगर आप नई टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, स्पेस से रिलेटेड जो 1,000 करोड़ का फंड लाया गया है वो बहुत ही वेलकम है इस नई इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से इससे रोजगार भी बढ़ेगा, कौशल विकास भी होगा, नए सेक्टर में भारत बढ़ेगा। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर लेड वेंचर कैपिटल फंड है वो भी एक बहुत ही बड़ा कदम है जो कि पहले भारत में नहीं था। इसका विकास और विस्तार छोटी कंपनियों को सिर्फ लोन देने के बजाय इक्विटी पे देने के लिए भी यूज किया जाएगा और आप देखेंगे देश के कोने कोने में नए स्टार्टअप, नए स्केल अप, ये सब इससे बढ़ेंगे। सौरभ राय जी, ये जो एंजल इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे हैं, जितने स्टार्टअप के सीईओ से मैं मिली हूं, उनको एक भरोसा एंजल इन्वेस्टर्स पर हमेशा रहता था, लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स को ही अबॉलिश कर दिया जाए, इसको क्या समझा जाए? क्या इसके लॉन्ग टर्म कुछ बेनिफिट होंगे? मैम, एंजल टैक्स अबॉलिश किया गया है, जिसकी वजह जो कि बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग कदम है। मैं कहूंगा पहले एंजल टैक्स जो लगाया गया था वो गलत था, अभी एंजल टैक्स हटा दिया गया है तो लोगों को एंजल इन्वेस्टमेंट करने में हिचक नहीं होगी, लोग खुल के एंजल इन्वेस्टमेंट करेंगे, टैक्स के डर से नहीं डरेंगे। सौरभ जी और मृणाल जी, विवेक जी, आप लोग बने रहेगा। थोड़ा हमारे संवाददाता हैं उनके पास चलते हैं और जयपुर चलते हैं दीपक के पास। दीपक, बजट पेश कर दिया गया, बहुत सारी उम्मीद थी, कितना उम्मीदों का बजट रहा है, क्या है लोगों की राय? बिल्कुल हमारे साथ इंडस्ट्री आनंद जी है। सर, किस तरह आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं और किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं? सर देखिए, मैं मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी और एजुकेशन चारों फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और सीआईआई का पास चेयरमैन भी हूँ मैं। ये बजट मोदी सरकार ने जो 10 साल तक जो है सरकार चलाई, तो उसमें उनकी जो भी एनालिसिस थी कि कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है या किसी कंट्री की ग्रोथ किस तरह से हो सकती है, उसके विश्लेषण के बाद उन्होंने जिन सेक्टर्स को पकड़ा है, एग्रीकल्चर पकड़ा उन्होंने, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर अगर ग्रोथ होती है तो रोजगार की समस्या भी हल होती है, सही
मूल्य किसानों को मिल पाएगा, रिसर्च से प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अच्छी क्वालिटी का खाद्य जो है पूरी देश की जनता को मिलेगा। दूसरा, जो बेरोजगारी और महंगाई की समस्या थी उससे निपटने के लिए, महंगाई से निपटने के लिए जो फिस्कल डिफिसिट है इस बजट के अंदर वो 4.9% ही जीडीपी का रखा गया, जो पिछले बजट से 4% कम है। तो इस तरह से महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने दो तरह से काम किया है। एक तो एमएसएमई जो मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 45% है, उस एमएसएमई सेक्टर को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। सबसे बड़ा क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत इनको बेनिफिट दिया गया है। 500 करोड़ की जो लिमिट थी टर्नओवर की उसको 250 करोड़ कर दिया। तो एमएसएमई 250 करोड़ विकास की बातों पर चर्चा की जा रही है क्योंकि बजट पेश हुआ है, लोगों को उम्मीद काफी ज्यादा थी। हेल्थ को लेकर क्या उम्मीद वाला बजट पेश किया गया है? ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक के उस पार आऊंगी तो इस मुद्दे पर अहम चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, कहीं जाइएगा मत, बड़ी खबरें लगातार जारी। The country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata industrial corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh reorganization, the country, are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata industrial corridor,
we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनको सस्ता करने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। इस बजट में क्या चुनावी नतीजों के बाद जनता को खुश करने की कवायद दिखी, आर्थिक स्थिति को देखते हुए सुधार या सख्ती जारी रही, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग चीजों को लगातार समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं और उनको इस पूरे बजट को हम समझ रहे हैं आसान शब्दों में। और विवेक जी आपके पास आएंगे। अब चूंकि हमने बात किया था कि आसान भाषा में आप समझाएं टैक्स में किसको क्या मिला, तो एक एक से शुरुआत करते हैं। जैसा कि कंचन ने मीनल जी से पूछा था, तो महिलाओं के लिए सबसे पहले इसमें क्या है, कहा कि भाई इस बार बजट उनका बढ़ाया गया है, तो महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाएगा, कैसे स्वावलंबी बनाया जाएगा इस बजट के जरिए? अगर हम समग्रता से देखें तो जाहिर सी बात है जो है आधी आबादी का उसका भी ध्यान रखा गया है और उनको भी काफी जो है रियायत छूट दी गई है। देखिए, अगर आप बात करें जो अभी हम इसके पहले जस्ट डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि फीमेल का 49% जो आयुष्मान जो कार्ड जो है, आयुष्मान भारत कार्ड है, उसमें जो 34.7 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड बने हैं, उसमें जो बेनिफिशियरीज हैं उसमें 49% जो है फीमेल्स हैं। तो देखिए, आप समग्रता में देखिए तो महिलाओं को लेकर भी जो है बहुत काम किया गया है। और देखिए, एक लिमिट, मैंने इसके पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक लिमिट होती है, क्योंकि आपको देखना है कि आपका टोटल रिसीट कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो अगर आपका 32 लाख करोड़ का जो है जो अनुमानित जो है आपका रिसीट, आपको उम्मीद है कितना आपका कलेक्शन होगा, और आपका जो है 48 पॉइंट समथिंग जो है आपका जो एक्सपेंडिचर है, तो उसको देखते हुए बहुत काम किया गया है। एक मैं बहुत आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे रोजगार की, तो अगर आपने लगभग 2 लाख करोड़ का आपने व्यवस्था किया है और आने वाले समय में 4.1 करोड़ आप जो है लोगों को ट्रेन करेंगे, और जाहिर सी बात है उसमें महिलाओं की भागीदारी कम से कम आधी रहने वाली है। तो अगर 2 करोड़ महिलाओं को आप जो है उनको शिक्षित करेंगे, उनको आप स्किल अपडेशन करेंगे, तो आपकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत जो है विकसित देश बने, उसके लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त तो किया गया है, लेकिन युवाओं का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि जैसा कि इस डिबेट के ओपनिंग में मैंने कहा कि इस बार फोकस ज्ञान पर दिया गया है। और इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको उनकी भी, क्योंकि प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुनिए। बजट देश की मध्यवर्गीयों के लिए है। ये बजट देश की, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ बिहार और आंध्र में बनने वाला है? देश की सभी राज्यों में बनने वाला है। मुद्रा लोन के लाभार्थी क्या चंद राज्यों में होंगे या देश भर में होंगे?
स्वनिधि देश के गरीब स्ट्रीट हॉकर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। क्या सिर्फ कुछ राज्यों में रहेगा या पूरा देश में रहेगा? विपक्ष एक नकारात्मक मानसिकता से गुजर रहा है। विशेष करके कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार फेल हुई है। इसकी हताशा उनको सब चीज में दिखता है। इस बजट को मैं स्वागत करता हूं। इंटर्नशिप की एक नई योजना आई है, उसमें 1 करोड़ युवाओं को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये उसका जो मैनिफेस्टो था उसको कॉपी किया है। चिदम्बरम जी ने इस पर ट्वीट भी किया है। देखिए, फाइनली किया तो हमने ना, लोगों ने आपको तो मौका नहीं दिया। आप कई सारा आपने पीढ़ी दर पीढ़ियों तक आपने कई बात को कहते रहे। आपको लोगों ने पिछले में कह रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी तीसरी बार फेल हुई है, इसीलिए तो नाम अभी कटा लेना चाहिए। चिदम्बरम साहब नाम कटा के और कहीं स्कूल में दाखिला करनी चाहिए। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, हम लोगों के लिए काम किए हैं। तो सुन रहे थे आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जो सीधे तौर पर क्योंकि बजट पेश किया गया है, कई सारी जो रिएक्शंस हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, सभी पार्टी की अपनी अपनी तरफ से सामने आएंगी। इन सब के बीच में सौरभ जी, युवाओं को लेकर इंटर्नशिप पर जोर दिया गया है, जॉब्स पर जोर दिया गया है, एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया गया है। मुझे एक बात यहाँ समझाइएगा, क्योंकि लोन्स, एजुकेशन लोन्स में भी देखिए काफी यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि ये बेनिफिट स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली मिला है, लेकिन इंटर्नशिप में ये कहा जा रहा है कि बच्चों को 1 करोड़ इंटर्नशिप 500 बेस्ट टॉप कंपनीज में दी जाएगी। तो ये तो एक बहुत अच्छी न्यूज है उन तमाम बच्चों के लिए जो इंटर्नशिप के लिए जूझ रहे होते हैं, और स्टाइपेंड भी मिलेगा उस इंटर्नशिप का। न्यूज है, और इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि जिनको मैं जॉब्स ऑफ फ्यूचर बोलता हूँ, जो एआई के आने से, अन्य वजहों से जो नौकरियां दिक्कत आने वाली थी या भविष्य में आएगी, हम युवाओं को उन रोजगारों के लिए तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा नई एजुकेशन पॉलिसी में जो यथार्थपरक शिक्षा की बात हुई है, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात हुई है, उन बच्चों को भी अगर इंटर्नशिप की तो उनको रोजगार पाने के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसी पेड इंटर्नशिप से बच्चों का जॉब मार्केट में उतरना आसान होगा और उसके साथ साथ उनका परफॉर्म करना आसान होगा। ये बहुत ही दूरगामी इसके परिणाम होंगे, आप देखिएगा। और भारत का ओवरऑल स्किल लेवल जो गिरता चला जा रहा था, और हम सैडली यही देख रहे थे, उसमें बहुत सुधार होगा, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई और टेक्निकल सेक्टर। ये बहुत ही अच्छा सौरभ जी, हेल्थ सेक्टर पर आपकी क्या राय है? जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि हेल्थ सेक्टर पर इतना बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है हेल्थ बजट। और आपको क्या लगता है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, अपनी नेबरिंग कंट्रीज को छोड़कर, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर, नेपाल, भूटान भी हमसे ज्यादा जीडीपी हेल्थ पर खर्च करता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे देख रहे हैं? काफी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, लेकिन जहां तक हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, निश्चित रूप से कोई बजट पूरी तरह सबको फिट नहीं आएगा। और दुख की बात है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सब जरूरत भी थी। कोविड में हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे चरमराया था, ये भी हमने देखा था। तो वो एक एरिया है जहां हमें न सिर्फ कौशल विकास बल्कि प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, और साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस को भी सुलभ कराना चाहिए। काफी कार्ड्स बने हैं भारत में, काफी स्कीम्स हैं, लेकिन अगर और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है बजट पर। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है, और जिस तरीके से अभी सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया, उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र को कट पेस्ट कर दिया है। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि जो उनका घोषणा पत्र था उसी को यहां पर कट पेस्ट कर दिया है। सहयोगी दलों का तुष्टीकरण किया गया है, यानी जो आंध्र और बिहार को इसमें लाभ दिया गया उसको लेकर कटाक्ष किया है। ये बजट कुर्सी बचाव वाला बजट है। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही और टिप्पणी कटाक्ष किया है। बजट से आम आदमी को कोई राहत नहीं है। राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बजट पेश होने के बाद राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कट कॉपी पेस्ट किया है, सहयोगी दलों का तुष्टीकरण किया गया है। वित्त मंत्री की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उस पर राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है। विवेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ जी भी बने हैं, मृणाल जी भी बनी हुई हैं, क्योंकि देखिए बिहार और आंध्रा को लेकर तो लगातार जिक्र हो ही रहा था। मीनल जी, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
टूरिज्म का बहुत बड़ा जिक्र इस बजट में बार बार किया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है, गया में मंदिर को कैसे उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, काशी के तरह ही उसकी भी कायाकल्प बदली जाएगी, इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है। आंध्रा को 15,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है, तो ये काफी बड़ा अमाउंट है, जिस पर राहुल गांधी भी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्योंकि इन पार्टियों ने एनडीए में अपना समर्थन दिया था, क्या ये वजह है कि इनको इतना स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है? मीनल, डेफिनेट भारत को हम बहुत स्पिरिचुअल नेशन देखते हैं और स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत टाइम से निग्लेक्टेड था। ये मोदी जी की गवर्नमेंट के टाइम में आपने देखा कि योग को किस तरह से हमने बहुत ज्यादा प्रमोशन किया और उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी बूस्ट मिला है। सो ये भी उसी ही लाइन में एक स्टेप लिया गया है कि इनफैक्ट अयोध्या, गया, इन सभी प्लेसेस को हम स्पिरिचुअली यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज आवर टूरिज्म। और इनफैक्ट हमारे देश में इतनी बढ़िया चीजें हैं देखने को जिनको हम यूज नहीं कर रहे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी एक बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है। एंड इफ आई विल से कि जितना हमारे पास नॉलेज थी उस टाइम में, वो आज तक भी शायद बेस्ट ऑफ द बेस्ट हार्वर्ड के पास शायद नाम हो, बट आई अंडरस्टैंड वो अब रहा नहीं। बट हाँ, दिस इज वन ऑफ द स्टेप विच इज बीन टेकन, जिसके थ्रू हम अपना देश का स्पिरिचुअल टूरिज्म को अपग्रेड कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, बिहार और आंध्र प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, दैट वाज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। आप जिस तरह से देख रहे हैं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी आई वाज इन द साउथ साइड एंड इन द ईस्ट एंड वेस्ट, इनफैक्ट प्लेसेस लाइक सिलीगुड़ी एंड ऑल दैट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर दिल खुश हो गया। एंड आई वाज लाइक इतनी ऐसी जगहों पे भी इतना अमेजिंग काम हो रहा है। इस पूरे बजट में टूरिज्म को लेकर भी खासा फोकस रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जब से उन्होंने कमान संभाली है, टूरिज्म को लेकर वो खासे जो है एक्टिव रहते हैं। उनको पता है कि टूरिज्म के माध्यम से जो इकोनॉमी में ग्रोथ किया जा सकता है और इस बजट में भी वो दिखा, जैसा कि कंचन जिक्र कर रहे थे बिहार और आंध्र का। टूरिज्म पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, अभी बात आई थी कि आप टूरिज्म सेक्टर पे फोकस करते हैं और मैंने कई बार पहले कह चुका कि अगर हम टूरिज्म सेक्टर पे ठीक से फोकस करें और अपने देश में इतना टूरिज्म के अवसर है कि हम कई सिंगापुर से ज्यादा की जीडीपी हम केवल टूरिज्म सेक्टर से ला सकते हैं। कई लाख करोड़ की हमारी जीडीपी केवल टूरिज्म से हो सकती है और बिल्कुल इस समय जो है इस पर फोकस किया गया है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जिसको एज ए टूरिज्म सेक्टर के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं और बिल्कुल इसमें नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार का लिया गया है। और अभी रही बात जो बात आई थी कि आंध्र प्रदेश हो या बिहार हो, हर समय हर स्टेट पर फोकस बजट में किया जाता है। इस बात पे दिया गया है, इसको राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। हर बार दिया जाता है और आने वाले समय में हर स्टेट को दिया जाएगा और भारत के लगभग हर स्टेट को जो है कुछ न कुछ लाभ मिलता है। अभी दो चीजें देखिए बात हुई तो उससे कुछ बात कहना चाहूंगा। एक तो बात हो रहा था, एक जो यूथ है, अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कुर्सी बचाने का जो है एक कदम है। मैं ऐसा मानता हूं कि कुर्सी बचाने का नहीं बल्कि कुर्सी देने का एक जो है स्टेप में इसको मानता हूं, क्योंकि 1 करोड़ लोगों को अगर आप इंटर्नशिप देते हो, उनकी आप स्किल डेवलपमेंट करते हो, उनको एक्चुअल जॉब के पहले उनको कुर्सी पे बैठने का मौका देते हो, तो उससे जो है आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी और देश के विकास के लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो मैं इसको जो है 1 करोड़ जो इंटर्नशिप की है उसको मैं कुर्सी देने वाला मानता हूँ। इस बजट को मैं कुर्सी देने वाला मानता हूँ, न कुर्सी बचाने वाला। एक जो लास्ट मैं बात कहूंगा, अभी आप हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहे थे, मैं मानता हूँ कि पहले जो है 1,000 करोड़ की कमी आई है, लगभग 89,000 करोड़ फिर भी दिया गया है। और अगर आप देखें तो अगर आज जो फार्मा इंडस्ट्री जो है लगभग उसका जो कैपिटलाइजेशन है लगभग $50 बिलियन के आसपास है और दुनिया की सबसे तीसरी जो है इंडस्ट्री अगर भारत की है तो वो जो है फार्मा इंडस्ट्री है, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर की है। और PLI स्कीम के तहत भी 2200 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, टूरिज्म का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है लगातार। मीनल जी का मैं रुक करना चाहूंगी। मीनल जी, बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, उड़ीसा, इन सब में और आंध्रा, इन सब में टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई। और स्पिरिचुअल टूरिज्म, ये देखिए ये आज की बात नहीं है जब भारत लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आते हैं। विदेश से कई सालों से स्पिरिचुअल टूरिज्म चला आ रहा है, लेकिन आज की तारीख में ये वर्ड स्पिरिचुअल टूरिज्म ये हम ज्यादा यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। टूरिज्म को लेकर पूरे देश भारत पर जोर देने की कोशिश की गई है, हर साल की तरह इस साल भी। तो हमें ये रियलाइज हुआ है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कितनी इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने जीडीपी ग्रोथ के लिए। सो उस पे वी कैन सी कि स्पिरिचुअल टूरिज्म एक बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले कर सकता है, जहां पर हमारा एक्सपेंडिचर उस हिसाब से बहुत कम है
लेकिन उसके ऊपर रिटर्न कहीं गुना आ सकता है, इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। प्लस जहां पर एक और बात ये है कि जिस तरह से आपने देखा है स्टार्टअप्स की लिमिट को वो किया गया है, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को उसके अंदर लिया गया है। आई एम श्योर बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स टूरिज्म के क्षेत्र में भी अभी आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जहां तक हेल्थ सेक्टर की मैं बात कर रही थी, अभी कुछ सालों तक आपने देखा अब तो हर गली कॉर्नर पे एक जिम होता है, एक स्टूडियो होता है, और वो भी भरा होता है। तो अभी कुछ सालों पहले हमारी मांग थी कि ये जितना भी वर्कआउट का इक्विपमेंट है वो सभी का सभी इंपोर्ट हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह से स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने की बात की गई है, आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आएंगे जो इन इक्विपमेंट्स को देश में ही बना पाएंगे, बिकॉज वो आजकल की एक फिटनेस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मांग है कि आप एक क्वालिटी इक्विपमेंट बना पाए। तो अगर इस तरह से हो जाए तो ये देश के एक बहुत ही बेसिक। सौरभ जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर प्रधानमंत्री मोदी का खास ध्यान रहता है। शुरुआत से वो चाहते हैं कि मेड इन इंडिया का टैग हो और मैन्युफैक्चर में हम हब बने उसका। तो ऐसे में अब जो एक बहुत बड़ी बात की गई कि जो होता था कि भाई 35 साल की या जो युवा हमारी आबादी उनकी बहुत अधिक है, लेकिन उसमें से 50% अनस्किल्ड है, तो स्किल को लेकर इस बार खास फोकस किया गया है। तो कौशल विकास की जहां तक हम बात कर रहे थे सवेरे भी और अभी भी, आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, जीआईएस की बात की, स्पेस की बात की। अभी हाल में ही मैं एक सरकारी कमेटी का मेंबर था जहां स्किल्स काउंसिल की बात हुई जीआईएस सेक्टर को लेकर, अननोन सेक्टर, और हम इस नंबर पर पहुंचे कि अगले 4 सालों में हमें 10 लाख युवाओं को ट्रेन करना होगा महज जीआईएस सेक्टर, डिजिटल ट्विन जो इंडस्ट्री के लिए भी कारगर है उसके लिए। तो ऐसे बहुत ही अपॉर्चुनिटीज थी। अच्छी बात यह है कि अब तो संसाधन उसके पीछे मिलेंगे और लोग ट्रेन होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जब इनोवेशन की हमने अभी हाल में बात की है इस बजट में, जब प्राइमरी इनोवेशन होगा तो नए किस्म की स्किल्स डेवलप होंगी, एआई की, एनालिटिक्स की वगैरह वगैरह, ये भी आप देखेंगे एक नया स्किल डेवलप होगा। फिर अभी जैसे हम लोगों ने बात की थी टूरिज्म सेक्टर की, मैं 2 लाइनें जोड़ना चाहूंगा। अभी हाल ही में तो नहीं, जनवरी में मेरी कंपनी ने अयोध्या का सतत विकास या सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया था। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा था, क्या विकास में से नुकसान हो रहे थे चीजें, उसका स्कोर कार्ड, रिपोर्ट कार्ड। हम टूरिज्म को रिलीजियस टूरिज्म बोलने के बजाय हमें इसे राजगीर हो, नालंदा हो, उड़ीसा हो, हमें इसे कल्चरल टूरिज्म की तरह ज्यादा देखना चाहिए, न कि रिलीजियस टूरिज्म। सिर्फ एक कमी मुझे दिखती है पूरे उसमें कि ये टूरिज्म सततता या सस्टेनेबिलिटी पर असर डालता है और उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विदेशों में भारतीय पैसा टूरिज्म में बहुत फॉरेक्स जा रहा है। कारण ये, हम थाईलैंड जाते हैं, इधर जाते हैं, हमें सफाई मिलती है, पर भारत में हम वही राजगीर नालंदा जाते हैं, शायद सफाई नहीं मिलती है। तो हमें उन चीजों पर अगर सरकार ध्यान रखेगी। ये वो तमाम बिंदु हैं जिस पर काम तो किया जा रहा है फॉर्म्स की तरफ से, गवर्नमेंट की भी तरफ से, लेकिन मैं चाहती हूँ एक ओवरव्यू इस वक्त अपने व्यूअर्स को दे दें वो सारी चीजें जो सस्ती हुई है। सौरभ जी, इस पे भी मैं आपका रिएक्शन लूंगी। शूज, लेदर के शूज और कपड़े जो है वो सस्ते हुए हैं, ई व्हीकल सस्ती हुई है, फिशरीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सी फूड होते हैं, वो भी सस्ते हुए हैं। हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कैंसर की 3 इंपॉर्टेंट दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है, यानी कि जो लोग कैंसर का इलाज कराते हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है, वो भी दवाइयां सस्ती हुई हैं। एक्सरे की मशीन, तांबे के सामान, ये वो तमाम चीजें हैं सौरभ जो हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं जो सस्ते हुए हैं। इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर को मुझे लगता है महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है और देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो लिस्ट मैंने सौरभ दी है इस वक्त अपने व्यूअर्स को कि ये सारी चीजें सस्ती हो रही हैं, इनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट भी प्लीज। मैं आपको शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जूते से शुरू करता हूं, क्योंकि मेरे कई जानने वाले जूतों के बड़े उद्यमी हैं भारत के और छोटे उद्यमी भी हैं। वो पिछले कई दिनों से एमएसएमई की मार झेल रहे थे, पिछले कुछ महीनों से। उनका सप्लाई चेन ऐसा था कि उनको 45 दिन में पैसे नहीं मिलते थे और उनको 45 दिन में अपने सप्लायर्स को पैसे देने होते थे। चीन से हमने आयात रोके हुए थे, पर बीच में हमने वापस शुरू कर दिए थे। ऐसे में जो टैक्स रिबेट और जो जूते लेदर के सस्ते हुए हैं, आप देखेंगे आगरा, कानपुर, पूरा जो टैनरी का व्यवसाय है चेन्नई का, पूरा एक पुनर्जन्म लेगा। शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाने से बचेगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग में पैसा जाएगा।
अभी हम बहुत सी चीजों में जैसे सोल बनाना हुआ, ये हुआ, उसमें बाहर से आयात करने पर निर्भर करते हैं। अब चूंकि रेट घट रहे हैं, टैक्स घट रहे हैं, इस सेक्टर में बहुत फायदा होगा। और आते हैं सोने और चांदी को, जैसा आपने कहा, न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी इससे खुश होंगे, क्योंकि महिलाएं तो सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करेंगी। और ऐसे में अगर सस्ता इन्वेस्टमेंट मिलता है और अगर आप कुछ ऐसी चीजें खरीदते हैं जो सस्ती हैं, तो निश्चित रूप से पूरे परिवार के लिए, और हम सभी उसको भारतीय परिवार एज ए इन्वेस्टमेंट। अच्छा सौरभ, एक बात बताइएगा, क्या गोल्ड को इंडियन मेंटालिटी इन्वेस्टमेंट की तरह देखती है या आभूषण की तरह देखती है? क्या आपको लगता है एक बायर जब, क्योंकि गोल्ड इज एन इमोशन फॉर व्यूमेन, तो एक बायर जब गोल्ड खरीदने जाता है तो इररिस्पेक्टिव जो भी रेट्स होते हैं, हालांकि 15 से 6% अब कस्टम हो गया है, अच्छी बात है, हम महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन आपको लगता है कि क्या एट द बैक ऑफ द माइंड हमारे लिए ये सेविंग रहता है, या हम डिजाइन, क्योंकि हम तमाम चीजें देखते हैं मेकिंग के अलावा, हम डिजाइन, उसकी कलाकृति, कौन से ब्रांड में कितना % मेकिंग लग रहा है, ये लास्ट पैरामीटर होता है? जी मैडम, ये देखिए पैरामीटर तो बिल्कुल होता है, पर आप इस तरह सोचिए कि गोल्ड की स्मगलिंग रुक जाएगी, भारत में कम हो जाएगी। बहुत ही पैसा जो नाजायज तरीकों से बाहर जा रहा था, बाहर से अंदर आ रहा था, वो कम हो जाएगा। रहा सवाल, महिलाएं तो निश्चित रूप से खर्च करेंगी, और फिर अब आप मेकिंग पर खर्च कर सकेंगे। अभी क्या है, सोने का रेट देख के लोग हल्के आभूषण लेने लगे थे, 14 कैरेट 18 कैरेट के, ऐसे में इन्वेस्टमेंट का भी एक फियर आता था। अभी वो 14-18 कैरेट फिर से शायद 22 कैरेट की ओर जाने लगे। तो मीना जी देखिए, कंचन ने कहा भाई सोना चांदी सस्ता हुआ है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? क्या आप सिर्फ अंजनी, आपके लिए अच्छी बात है, आप भी लेकर देंगे? सिर्फ आभूषण के लिए या इन्वेस्ट के लिए भी, क्या जो आप सोना महिलाएं लेंगी? It goes both ways. वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज होता है और डेफिनेटली ज्वेलरी के उसमें भी होता है। इफ आई हैव टू कमेंट ऑन दिस, देन आई वुड से कि पहले मोर ऑफ अ ज्वेलरी की तरह यूज होता है, और जब ज्वेलरी की तरह से दिल भर जाता है तो दिल करता है अच्छा अब इसका एज अ इन्वेस्टमेंट भी यूज किया जाए, बिकॉज दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू यूज इट इन फ्यूचर। बट यू गेस्ड इट राइट कि हाँ, लेडीज का एक बहुत हाई लेवल ऑफ परसेंटेज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहता है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट, जो आपने दूसरा पॉइंट बोला कि इस रेट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली अगर आपको सस्ता लग रहा है तो इट इज अ ग्रेट बेनिफिट, बट बहुत लंबी मात्रा में इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आपको लेना होता है तो आप इसको लेते ही हैं। मैं अग्री करती हूँ आपकी इस पॉइंट से। मुझे लगता है ऐसा ही जो महिलाएं या उनकी जो जमा पूंजी रहती है, हम जब गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम बहुत कम देखते हैं कि उनका मेकिंग चार्जेस क्या है या कितने प्राइस सरकार, शायद मुझे लगता है अंजनी इस बात की इतनी इन्फॉर्मेशन भी लोगों को नहीं रहती है। वो अपने शौक से मीनल पसंद करती है और प्राइस तो हम उतना देख नहीं पाते। इजंट इट मीनल? नहीं, प्राइस देखते हैं, रेंज भी देखते हैं, इनफैक्ट वो मेकिंग वगैरह वो सब डिस्काउंट देखते हैं। बट इन केस अगर आपको लेना है तो आप नहीं लेंगे ऐसा नहीं, आप ले लेंगे, अपना पूरी कैलकुलेशंस के हिसाब से ले लेंगे। सो आई एम श्योर कि जिस तरह से यहाँ पर अभी ये हमें बेनिफिट मिला है तो इससे डेफिनेटली। अच्छा विवेक जी, एक बहुत बड़ी बात कही सौरभ जी ने, इससे जो है जो गोल्ड स्मगलिंग होती थी उस पर भी रोक लगेगी, एक ये भी एंगल है। एक एंगल तो है ही, क्योंकि तो आपके देश में ही अगर जो है सस्ते मिल रहा है तो आप बाहर से तो लाएंगे। दूसरी बात देखिए, अभी जो 15% और 6% जो कस्टम ड्यूटी जो कम कर दी गई गोल्ड सिल्वर पे, और ये आपके भारत की एक जो है हमारी परंपरा रही है, और परंपरागत रूप से भी हम गोल्ड का इस्तेमाल जो आभूषण के तौर पर करते हैं, तो परंपरागत यूज तो है ही, उसके साथ साथ जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हम करते हैं। तो अल्टीमेटली आप ट्रेडिशन के हिसाब से यूज करें या आप उसको जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिए लें, लेकिन गोल्ड गोल्ड होता है और गोल्ड जो है हरदम इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखा जाना चाहिए। दूसरी बात देखिए, इसमें होगा क्या, तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर अभी आप देखिए, अभी आप मार्केट में जाइए तो आपको गोल्ड के रेट और सिल्वर के रेट काफी सस्ते, आपको काफी हजारों रुपए की कमी। और मुझे लगता है इसी पैनल में इन्वेस्टमेंट के लिए, डिजाइन के लिए अपनी अपनी राय है, अपने अपने मत है। अंजनी, मेरे ख्याल से आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेंगे, मैं डिजाइन के लिए और मीनल डिजाइन के लिए लूंगी, बाकी विवेक जी और सौरभ जी इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको देखते हैं। लगातार बजट पर मेरी और अंजनी के साथ ये पैनल जुड़ा हुआ है, इसको लेकर कई प्रतिक्रिया भी आ रही है। बड़ा दिन है, बड़ी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। इंडिया डेली पर बजट स्पेशल लगातार जारी है।